Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today's topic is about the accounting equation. तो बेसिकली इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन क्या होती है जब यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाती है ना राइट हैंड साइड के, कोई भी टॉपिक हो, ठीक है, कोई भी डिजिट हो, जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती है तो एक इक्वेशन बन जाती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन भी कुछ ऐसे ही हमको बताती है। अकाउंटिंग इक्वेशन को हम लोग बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो बैलेंस शीट में क्या होता है, यहाँ पर बैलेंस शीट में यहाँ पर होती हैं लायबिलिटीज़, यहाँ पर होती हैं एसेट्स। इनका टोटल हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। तो यही हो गया ना कि यहाँ पर क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई, तो ये हमेशा क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो इसी अगर ये इक्वल है तो हमारा आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट होता है, अगर ये इक्वल नहीं है तो मतलब हमारा आंसर रॉन्ग है। तो यही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है रिलेशन बिटवीन एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। तो हम लोग ये तीन चीज़ों के बीच एक रिलेशन क्रिएट करती है, एसेट्स के बीच, लायबिलिटीज़ के बीच और कैपिटल ऑफ द बिजनेस के बीच। ओके, और उसके आगे इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। जो हमारी डबल एंट्री सिस्टम है उसका जो बेस है वो अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो डबल एंट्री सिस्टम में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। ओके, तो ये इक्वेशन क्या कहती है कि अगर कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस में हैपन होती है तो उसका जो डेबिट साइड होता है हमेशा इक्वल होगा उसके क्रेडिट साइड के। ओके, इस तरीके से इक्वल हो जाएंगे ना जब डेबिट क्रेडिट साइड, तो वो एक इक्वेशन बन जाएगी। इसको हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं अकाउंट्स में कि ऑल एसेट्स किसके इक्वल होती हैं, लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी के। ठीक है, एसेट्स हमें पूरा एसेट का टोटल किसके इक्वल होता है, लायबिलिटीज़, और उसमें प्लस हो जाती हैं इक्विटीज़। इक्विटीज़ देखो आगे देखो, अगर इन दोनों में से कोई कुछ भी और निकालना हो तो हम लोग इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। देखो अगर हम लोग बोलें कि हमने सिर्फ इक्विटीज़ निकालनी है, इक्विटीज़ में आते हैं हमारे शेयर होल्डर या फिर ऑनर्स की इक्विटी आ जाती है, उनकी कैपिटल आ जाती है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं, एसेट्स में थे जब लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो हमारे शेयर होल्डर्स और ऑनर्स इक्विटी आ जाती है। अब यहाँ पर देखो कि ऑनर्स इक्विटी क्या होती है। ऑनर्स इक्विटी का मतलब होता है जो भी ऑनर्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की होती है बिजनेस में और उनके रिटेन अर्निंग्स। ओके, मतलब जो पैसा उनको, जो प्रॉफिट उनको डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद बाकी उनके पास रहता है वो रिटेन अर्निंग हो गई, ये होती है ऑनर्स इक्विटी। और आगे देखो रिटेन अर्निंग क्या होती है, जब हम लोग क्या करते हैं, नेट इनकम, जो भी हमारी नेट इनकम हो रही है उसमें से डिविडेंड पे कर देते हैं तो हमारी रिटेन अर्निंग निकल आती हैं। अब नेट इनकम निकालने का क्या फार्मूला होता है, नेट इनकम को हम निकाल सकते हैं रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस करके। तो ये इक्वेशन बिल्कुल सिंपल है। देखो यहाँ पर हमारी क्या होती है, एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगी, लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। ओके, अगर हमने लायबिलिटीज़ निकालनी है तो इन दोनों का माइनस हो जाएगा, एसेट में से इक्विटी माइनस कर देंगे तो लायबिलिटीज़ आ जाएंगी, और इक्विटी निकालनी है तो एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर दो तो इक्विटीज़ आ जाएंगी। और इक्विटी में जो है ऑनर्स इक्विटी भी होती है और शेयर होल्डर की इक्विटी भी होती है, मतलब कि ये इंटरनल फंड भी होता है, आउटसाइडर का फंड भी होता है। ओके, इतना सा आपको अगर समझ में आ गया तो अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल आसान हो जाती है। इसको ना हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले ये देखो ट्रांजैक्शन है, साहेब स्टार्ट बिजनेस विद कैश 40,000, स्टॉक 30,000, मशीनरी 60,000। कोई साहेब है, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, वहाँ पर वो कैश लगा रहा है 40,000 का, स्टॉक भी लगा रहा है 30,000 का, और मशीनरी लगा रहा है। तो यहाँ पर देखो एसेट्स ये सारी एसेट्स हो गई ना, कैश, स्टॉक, मशीनरी, ये तीनों एसेट हो गई। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखो यहाँ पर हम लोग एसेट साइड इसको डाल देंगे, कैश, स्टॉक और मशीनरी, ये तीन चीज़ें वो लेकर आया तो यहाँ पर एसेट्स में इंक्लूड हो जाएंगी ये तीनों चीज़ें। दूसरी तरफ वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, तो इस साइड वो तीनों मिलाकर कैपिटल उसकी बनती है 1,30,000। ओके, नेक्स्ट एंट्री में क्या है कि गुड्स कॉस्टिंग 25,000 सोल्ड फॉर 28,000 ऑन क्रेडिट, कि गुड्स थी वो 25,000 की थी
हमने 28,000 की बेच दी, वो भी क्रेडिट पर बेची हैं। तो इसमें देखो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। पहले तो यहाँ पर गुड्स जो है सोल्ड हो रही हैं, मतलब जा रही हैं, मतलब कि हमारा स्टॉक कम हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टॉक कम होगा 25,000 से, उसके बदले में हमें पैसा कितना मिल रहा है 28,000। तो अगर एक तरफ हमारी एक एसेट जो डिक्रीज़ हो रही है तो दूसरी एसेट कैश इंक्रीज़ भी तो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये समझो कि अगर हम लोग क्या गुड्स ऑन क्रेडिट सेल करते हैं एट अ प्रॉफिट, ओके, हमारा प्रॉफिट था ना यहाँ पर, पहले तो बाकी की इक्वेशन तो सेम आ जाएगी ना, कैश में कोई चेंज नहीं हुआ, ओके, क्योंकि यहाँ पर कैश नहीं आया है, एक्चुअल में कैश नहीं आया क्योंकि ये क्या है क्रेडिट पर है ना, तो यहाँ पर कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैश 40,000 रह गया, लेकिन जो स्टॉक था वो 30,000 का था, उसमें से 25,000 का जो है निकल गया। तो यहाँ पर इसमें से इसको माइनस कर देंगे, बाकी मशीनरी वही की 60,000 रहेगी। और यहाँ पर डेटर्स जो है इंक्रीज़ हो जाएंगे क्योंकि हमने उन लोगों से अभी तक पैसे नहीं लिए हैं, तो ये भी हमारी एसेट होती है। 28,000 के जो है डेटर इंक्रीज़ हो जाएंगे, लेकिन इनके बीच में एक डिफरेंस पैदा हो गया 3,000 रुपये का, तो वो 3,000 क्या है हमारा प्रॉफिट है। तो अगर कोई भी प्रॉफिट या फिर कोई भी लॉस होता है या इनकम होती है, लॉस मतलब एक्सपेंस पे करते हो, तो वो हमेशा कहाँ से माइनस होगा, यहाँ से कैपिटल में से। तो कैपिटल हमारी 1,30,000 थी ना, तो इसमें से 3,000 जो ऐड हो जाएगा क्योंकि हमने क्या किया है प्रॉफिट कमाया है, ओके। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी लेकिन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। थर्ड एंट्री है हमारी परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 35,000। यहाँ पर भी हमने परचेज़ की हैं गुड्स, लेकिन उधार की हैं 35,000 की। तो इसकी देखो एंट्री, इसको हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ओके। यहाँ पर गुड्स इंक्रीज़ हो जाएंगी ना, स्टॉक इंक्रीज़ हो जाएगा हमारा 35,000 से। दूसरी तरफ हमने अभी तक पैसे नहीं आए हैं हमारे पास, तो हमारे क्या हो जाएंगे, सॉरी, हमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी ना, क्रेडिटर्स इंक्रीज़ हो जाएंगे 35,000 रुपीज़ से, ओके। नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है डेप्रीशिएट मशीनरी विद ₹5,000। मशीनरी डेप्रीशिएट हुई है तो मशीनरी की वैल्यू जो है डिक्रीज़ हुई होगी, तो मशीनरी में से एक तो ये माइनस हो जाएगा, दूसरा ये डेप्रीशिएशन क्या होगी हमारी, लॉस हो गया ना हमारा। तो लॉस को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे, बिल्कुल ईजी है। तो यहाँ पर हमारी जो है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग बनेगी डेप्रीशिएट मशीनरी, मशीनरी में से 5,000 लेस हो जाएगा, वहीं 5,000 जो है हमारे कैपिटल में से लेस हो जाएगा, ओके। तो न्यू इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ये तो 40 का 40 रह गया कैश, और स्टॉक हमारा 40 हो गया, और मशीनरी जो है वो 60 से कम होकर 55 हो गई, और ये हमारे डेटर्स हैं, ये वैसे के वैसे हैं। यहाँ पर जो कैपिटल इन डिक्रीज़ हो जाएगी 5,000 से, और हमारे क्रेडिटर्स 35 के 35 ही रह जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हमारी जो एंट्री है, ट्रांजैक्शन है, वो है कैश रिसीव्ड ₹11,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ कस्टमर 12,000। देखो किसी कस्टमर से आपने पैसे लेने थे 12,000 रुपये, लेकिन आपने क्या किया, उससे सेटलमेंट कर ली और 11,500 ले लिए, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या हो गया, लॉस हो गया ना, यहाँ पर लॉस हो गया 500 रुपये का। तो इसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन में, देखिए कैश रिसीव्ड एंड पे डिस्काउंट, ओके। कैश कितना आ गया, कैश इंक्रीज़ हो जाएगा 11,500 से, हमारा कैश बन जाएगा 51,500, ओके। ये 40,000 हमारा स्टॉक था वैसा रह गया, मशीनरी वैसी रह गई। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा था पैसे, सॉरी हाँ, कैश रिसीव हुआ था, यहाँ पर डेटर इंक्रीज़ हो गए, वो लेस हो जाएंगे, ठीक है, 12,000 से, और ये 500 हमारे लॉस हुआ ना, 500 जो है वो कम हो जाएगा कैपिटल में से। एक और ट्रांजैक्शन देखिए, बैड डेट रिटर्न ऑफ ₹2,000। बैड डेट का मतलब वो वाले पैसे होते हैं जो कि हमारे डूब गए होते हैं, मतलब जिनकी हमें वापस आने की कोई उम्मीद नहीं होती है, ठीक है। तो बैड डेट्स यहाँ पर मिल गए, मतलब कि बैड डेट्स हमें दोबारा मिल गए हैं, हमारे डूबे हुए पैसे हमारे पास वापस आ गए हैं 2,000 रुपये। तो इसमें क्या इंक्रीज़ होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो
ऑब्वियसली यहाँ पर डूब गए थे तो डेटर्स इंक्रीज़ हो गए थे ना, डेटर्स कम हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, वही जो है राइट ऑफ किए हैं तो हमारे कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। ओके, कैश पेड फॉर 97,000 टू क्रेडिटर एंड डिस्काउंट रिसीव 300। कैश पे किया है तो यहाँ पर कैश में से माइनस हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर जो है हमें 300 रुपये का फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएंगे 300 रुपये हमारी कैपिटल में, और 10,000 रुपये जो है वो क्या थे, हमारे क्रेडिटर थे, उनको हम लोग ख़त्म कर देंगे। तो हमारी न्यू इक्वेशन इस तरीके से आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन है बैड डेट रिकवर। यहाँ पर बैड डेट हमारे वापस आ गए हैं 1200 रुपये के, तो यहाँ पर हमारा जो है कैश वो इंक्रीज़ हो जाएगा 1200 से, और कैपिटल में ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, या फिर हम लोग गेन मान लो, गेन हो गया। तो न्यू इक्वेशन बन जाएगी 43,000 कैश, स्टॉक 40,000, मशीनरी 55,000, डेटर्स 14,000, एंड कैपिटल हमारी हो गई 1,27,000 और लाइबिलिटी हमारी है 25,000। ओके, नेक्स्ट जो है ट्रांजेक्शन परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट 20,000 एंड पे GST 12%। ओके, हमने किसी और स्टेट से क्या परचेज़ किया, गुड्स परचेज़ किए हैं, तो उसका जो अमाउंट था वो 20,000 था, और उसके ऊपर हमने GST भी पे किया है। तो देखो यहाँ पर क्या GST पे किया है, तो इसको पहले इसके ऊपर GST कैलकुलेट करो, क्योंकि हमारा कैश जो है इसके इस 12% ऐड होकर जाएगा ना, तो इसका जो है अमाउंट 20,000 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो हो जाएगा 20,000 से इंक्रीज़ हो जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम अदर स्टेट, यहाँ पर सबसे पहले तो हमारी टोटल अमाउंट बन जाएगी 22,400, कैश हमारा गया 22,400। ओके, तो स्टॉक का कितना आया, इंक्रीज़ हो गया 20,000 से, प्लस 20 ये है 2,400, ये GST यहाँ पर ही आएगा। परचेज़ करते हैं तो GST जो है एसेट साइड आता है। ओके, क्योंकि ये क्या होती है, हमारी इनपुट होती है कि इस तरफ कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैश जो है डिक्रीज़ हो जाएगा 20,600 से, ये इंक्रीज़ हो गए स्टॉक 60,000, ये 55,000 मशीनरी हो गई, ये 14,000 डेटर्स हो गई, और ये हमारे हो गए GST। ये बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि सोल्ड गुड्स और कॉस्टिंग 20,000 फॉर 25,000, 20,000 की थी, 25 की बेचती, मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, और उस पर 6% GST भी मिल गया हमको। ओके, तो इसकी जो है ट्रांजैक्शन इस तरीके से होगी, सोल्ड गुड्स फॉर 20,000 और फॉर 20,000 फॉर 25,000। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो पहले तो हमें 25,000 आए, उसके ऊपर GST भी आया, तो मिलाकर हमारे हो गए 28,000। तो हमारा स्टॉक कहाँ से 20,000 का स्टॉक डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। और जो हमारे 5,000 जो इंक्लूड हुआ यहाँ पर आ जाएगा वो कैपिटल में, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन ये बन जाएगी। लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन है पेड सैलरी फॉर 10,000। हमने सैलरी पे की है तो ऑब्वियसली कैश फॉर्म में की होगी, तो यहाँ पर कैश डिक्रीज़ हो जाएगा, और हमारी एक्सपेंस है तो कैपिटल में से 10,000 डिक्रीज़ हो जाएगा। तो हमारी न्यू इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, हमारे पास कैश अवेलेबल है 38,600, और स्टॉक हमारा 40,000 का हो गया, मशीनरी 55,000 की हो गई, हमारे डेटर्स जो है 14,000 के हैं, और GST जो है 2,400 का। ओके, ये साइड कैपिटल 12,200 सॉरी 1,22,000 प्लस 25,000 हमारे क्रेडिटर हो गए। तो ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ये जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो ये थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व की थी, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, जैसे कि GST वाली हो गई, बैड डेट्स रिकवर वाली होगी, रिटर्न ऑफ वाली होगी। तो आई होप आपको ये बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड थैंक यू।